हाँ जी, तो सीए इंटर वाले सभी बच्चों के लिए जो नेक्स्ट चैप्टर में लेके आया हूँ वो है रजिस्ट्रेशन चैप्टर। दो खास बातें हैं इस चैप्टर की, हर एक अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आया है। दूसरी चीज, अदर चैप्टर्स के साथ भी कंबाइन करके इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस पार्ट में हम इसके सारे स्टडी मैट के सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहे होंगे, इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल वगैरह सब। अभी तक अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, अच्छी लग रही है, तो अपने रिव्यूज जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सीएमए वाले बच्चे जो कह रहे हैं हमारे लिए भी कुछ लाइए, तो आप एक बार चेक कर लीजिए, चैप्टर सारे सेम है और आपके में भी ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन एप्लीकेबल है। तो ये सारी जो सीरीज है आपके लिए भी एप्लीकेबल है। अलग से वेट मत कीजिए, आप तब तक इनको कवर कीजिए, आपके लिए भी अलग से पक्का पक्का लाऊंगा। तो शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो होगा इनवॉइस का, और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में लेके आ रहा हूं। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब अगर नहीं कर रखा है तो अभी तक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन का चैप्टर। चलो ठीक है, अब सुनो, बताओ हम क्लास में गुड मॉर्निंग। अब हम, अरे वो कहाँ है गुड मॉर्निंग वाला, क्यों? चलो कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग भाई साहब। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के सारे क्वेश्चन करेंगे आज। क्या ये बात समझ में आई? और मैं नहीं करूंगा, कौन करेंगे? आप। मैं बस पूछूंगा। क्या ये बात समझ आती है? इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट से लेके। तो आप घर से करके आए थे कुछ क्वेश्चन? एक बच्चा मुझे ऐसा दिखा दो जो ये कहता है कि हाँ कुछ नालायक तुमने पहले किया होगा। तो शर्म नहीं आई? पहले क्यों नहीं की? नालायक। किसी बच्चे ने पढ़े क्या? कोशिश की थी देखने की, क्वेश्चन नंबर को देख के वापस बैठ गई। क्योंकि आपने बोला था आप कराओगे। आपको बस पढ़ के आना है। और जब तक कोई चीज़ कंपलसरी नहीं करोगे, हम क्यों करेंगे? क्या ये बात समझ में आई? ठीक, बड़ा खुश हुआ मैं ये चीज़ जानकर। हाँ कोई बात नहीं, इनकम टैक्स में बताऊँगा। इसके एग्जाम्पल्स तो हम काफ़ी हद तक कर चुके हैं। इलस्ट्रेशन कौन से उससे शुरू है, अगर ये बता दें तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत देर हो गई है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट से, ठीक। एग्जामिन विद रीजन वेदर द रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड अंडर जीएसटी एक्ट इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। ठीक है, पहला केस क्या है? आधव कंप्यूटर ऑफ गुजरात इज प्रोवाइडिंग कंप्यूटर मेंटेनेंस सर्विसेज। अब बच्चे ने पढ़ा प्रोवाइडिंग कंप्यूटर गुड्स, क्या है ये? सर्विस। कहाँ का है? गुजरात। कौन से लिस्ट वाले? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिस्ट में आएगा। एग्रीगेट टर्नओवर का आधव कंप्यूटर का कितना है? 15 लाख, विच कंप्राइजेज ऑफ बोथ इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट सप्लाई। जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है? यस सर। आप बताओ। कंक्लूजन क्या है? रजिस्ट्रेशन कराएंगे या नहीं? नहीं करवाएंगे। उसने ना ये जो इंटर लिखा है ना यहाँ पर, ये बताओ क्या है? इंटर जुमला है। जुमले का मतलब बच्चा ये कहेगा हमारे टीचर ने कुछ पढ़ाया तो था कि जो इंटर वाले हैं उन्हें तो जरूर कराना पड़ता है, तो ये जुमला है। लेकिन ये कौन सा वाला है? सर्विस। अब एक बच्चे ने आंसर लिख दिया, नहीं चाहिए, सारी जो दिमाग में कर लिया ये सब, नोट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन लिख दिया, मार्क्स मिलने चाहिए क्या? नहीं मिलने चाहिए। पहले हम बताएंगे उसे कि ये पहले सप्लायर है सर्विस का और इस स्टेट का है, इसलिए इसके ऊपर जो एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट है वो कितने की है? 20 लाख, और उसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो है 15 लाख। तो सेक्शन 22 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन नंबर 24। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लायर देयर इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, हाउएवर इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ सर्विस आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, उसके बाद आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो कहानी को दो पार्ट में बांट के उसने 2 केसेस दिए, तो 2 केस का प्रोविजन बता के फिर हम कंक्लूजन बताएंगे, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। नेक्स्ट बताइए कौन है ये? सॉफ्ट विंग्स कहाँ का है? वेस्ट बंगाल। बताइए वेस्ट बंगाल वाला केस, थर्ड केस। एक्सक्लूसिवली मतलब बस उसी में। ट्रेडिंग इन गारमेंट्स। बताइए गारमेंट्स क्या है? गुड्स। सप्लाई इट्स टैक्सेबल गुड्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। फ्रॉम वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया है या इन वेरियस स्टेट? इसका मतलब क्या है?
अलग अलग जगह पर कर रहा है, क्या मैं बोल दूं वो इंटर स्टेट सप्लायर है? यस, इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स है, ऊपर से हैंडीक्राफ्ट नहीं। आगे चलते हैं। तो क्या इलस्ट्रेशन 1 के सेकंड पार्ट में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है? यस। देखो ऊपर वाले में ना तो सेक्शन 22 के हिसाब से था, न सेक्शन 24 के हिसाब से था, लेकिन क्या इस वाले में सेक्शन 22 के हिसाब से है? नो। लेकिन क्या सेक्शन 24 के हिसाब से है? यस। आपको ये बातें बतानी है और आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। आगे चलते हैं, हालांकि पढ़ लेते हैं हम कि इनका आंसर क्या था। नॉट रिक्वायर्ड। क्या था? नॉट रिक्वायर्ड। और उसने बता भी दिया नॉट रिक्वायर्ड के बाद कि ये इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस है इसलिए। नेक्स्ट उन्होंने बता दिया कि 10 सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, किसकी वजह से? Interstate supply of goods. इंटरस्टेट इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटम ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। समझ में आ रही है बात? ठीक। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2, whether examine whether the liability to register compulsorily under the section 24 arises in each of the independent cases। जब बच्चा सवाल सही से नहीं पढ़ता है, अब मान लीजिए किसी का एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर रहा है तो बच्चा कहेगा रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि सवाल किसका है? सेक्शन 24 का। क्या ये बात समझ में आती? पक्का। तो देखो मीनू है कौन? एक सप्लायर, कहां पर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कौन सा स्टेट? अदर स्टेट। इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ पोटैटोज प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ हर ओन लैंड। पोटैटोज जो है, क्या आपको लगता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? और वो एग्रीकल्चर, अगर मैं बोल दूं पोटैटोज से चिप्स बना के बेच रही थी तो वो नॉर्मल व्यक्ति है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं है। आगे विद इन द महाराष्ट्र ऑल्सो आउटसाइड द महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में भी बेच रहे थे और आउटसाइड। तो अगर आप बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लायर है उस हिसाब से तो हो जाएगा, लेकिन ये है कौन? एग्रीकल्चरिस्ट। और ये एग्रीकल्चरिस्ट वाले जो लोग होते हैं, चाहे इंटर करें या इंट्रा करें, ये सेक्शन 23 के अंदर फॉल हो जाते हैं, इसलिए सेक्शन 24 के अंदर ये रिक्वायर्ड नहीं है। क्या ये बात समझ आती है? ये जो बात उसने कही विद इन द स्टेट एंड आउटसाइड द महाराष्ट्र, बताइए क्या है? जुमला इंटर स्टेट बता रहा है आपको। नहीं, उनका तो बहुत फायदा होता है, छोटी सी बात पे बच्चा आंसर बदल देता है। वो कहते हैं वुड योर आंसर डिफर, बच्चा कहता है यस। बात पढ़े या ना पढ़े कि पूछ रहा है तो हो गई, वरना वो कहता है क्या लॉजिक लगाता है, अगर नहीं होता तो पूछता ही क्यों? हाँ। और दिमाग में बच्चा जो अपना एग्जाम में दिमाग लेके जाता है वो तो आपको पता ही है ना। जीनू ऑयल्स गुजरात का एंगेज इन सप्लाइंग मशीन ऑयल्स एंड एज वेल एज पेट्रोल। तो टैक्सेबल गुड्स भी कर रहा है और नॉन टैक्सेबल भी। तो रजिस्ट्रेशन की प्रीव्यू में आएगा या नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि ऑयल्स नॉर्मली भी बेच रहा है मशीन का। फर्दर इट प्रोवाइड, अच्छा ये ऑयल जो है गुड्स है या सर्विस है? गुड्स। इट प्रोवाइड्स इंट्रास्टेट सर्विसेज ऑफ रिफाइनिंग ऑफ ऑयल टू कस्टमर्स। सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इंट्रास्टेट, कोई परेशानी नहीं। टोटल टर्नओवर ऑफ सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल इज 10 लाख, सप्लाई ऑफ पेट्रोल इज 5 लाख एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज 6 लाख। तो क्या एग्रीगेट टर्नओवर में सभी ऐड होंगे? और सभी ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा? 21 लाख। क्या 21 लाख वाले को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? यस। कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन 22 के हिसाब से। किसके हिसाब से? 22 के। 24 में कंपलसरी वाले में आएगा ये? नो। क्या मुझे एक बात बतानी चाहिए, दोनों बातें बतानी चाहिए? दोनों बातें बतानी चाहिए। आंसर पढ़ते हैं इसका सेकंड वाले का। Accordingly, Geno Oils is liable for registration since its aggregate turnover 21 लाख including turnover of exempt supply of petrol exceeds the threshold limit। लेकिन बात उसने पहले किसकी बताई होगी? इंटर वाले की। किसकी बात बताई होगी? इंटर वाले की, कि इंटर के हिसाब से चाहिए तो सेक्शन 24 स्पेसिफाई करता है कैटेगरी ऑफ पर्सन जो कि कंपलसरी मैंडेटली रिक्वायर्ड होते हैं। इन द गिवन केस जीनो ऑयल डज नॉट फॉल एनी ऑफ द स्पेसिफाइड कैटेगरीज। उसने बता दिया भाई 24 के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन 22 के हिसाब से। तो दोनों बातें बता दें। अगर मैं खाली ये लिख दूं नॉट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, क्या वो गलत नहीं हो जाएगा? गलत हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन 24 के हिसाब से नहीं, लेकिन 22 के हिसाब। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं? ठीक, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। टिल्लू बताओ। टिल्लू इज वर्किंग एज एन एजेंट। ही इज सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स एज एन एजेंट ऑफ टिक्कू हु इज रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। क्या ये सेक्शन 24 के अंदर आते हैं? अब वो आपको जुमला देगा कि जो टिल्लू है उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट से, तो क्या उससे कोई लेना देना? नो। सेक्शन 24 में कंपलसरी रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? पक्का, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चले, हम आगे चलते ही चले गए जब तक इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी नहीं आई। अभी कौन सी कर रहे थे हम? सेकंड की है। ऐसी बातें मत बताओ ना, खुशी आ जाती है नालायकों को। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी है? थर्ड।
डिटरमाइन द डेट ऑफ इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन। क्या ऐसा हूबहू क्वेश्चन आपने एग्जाम में भी देखा था? Yes, sir. दिखाया था मैंने आपको, तो पूरा पेपर स्टडीमेट से ही बनता है। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ वरुण इंडस्ट्रीज ऑफ मुंबई हैज एक्सीडेड कितना? 40 lakhs ऑन 1 अगस्त। अब वरुण मुंबई का है, गुड्स ही बेचता होगा, तभी ये बात करें। हमसे सिर्फ इफेक्टिव पूछे तो हमें टर्नओवर वगैरह बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होती, सिंपली बता सकते हैं वरुण इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर एलईडी टीवीज इन मुंबई। तो ये गुड्स वाले हैं तो पता चल गया 40 lakhs का ही बनता है। इट सबमिट्स द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त। बताओ कौन सी अगस्त को टर्नओवर एक्सीड हुआ था? कितने दिन के अंदर अप्लाई कर देना चाहिए था? 30 दिन के अंदर। अब 30 दिन के अंदर क्या उसने अप्लाई किया है? यस। अब उसे कभी भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिले, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी? 1 अगस्त, 1 अगस्त। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट, श्वेता इन्फोटेक सर्विसेज, इट्स प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विसेज इन पुणे। तो 20 लाख लगेगा, है ना। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 20 लाख। सही बोला उसने। कब, कौन सी तारीख को? देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे कि इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का अगर मैं क्वेश्चन दूंगा तो मैं क्या दूंगा? लिमिट लग रही होगी 40 लाख की और उसका टर्नओवर एक्सीड करेगा 20 लाख को। उसका टर्नओवर कितने से एक्सीड करेगा? 20 लाख को। और मैं बताऊंगा आपको कि उसने एप्लीकेशन दे दी है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो क्या इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कंप्यूट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? एक व्यक्ति है जिसके ऊपर जो टर्नओवर लिमिट है वो 40 लाख की है, उसने एप्लीकेशन दी जब टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस किया, तो क्या इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन निकलेगी या नहीं निकलेगी? वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है, क्या दिक्कत है? नहीं निकालेंगे क्या? अब एक बच्चा कहेगा नहीं नहीं मैंने तो टर्नओवर लिमिट पूरी तरह रट रखी है, ये तो गलत कर रहा है वो। क्या बात समझ में? तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तब भी निकले, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हालांकि उसने 25 सितंबर को एक्सीड की है तो 30 दिन के अंदर कर देना चाहिए, और उसने कब सबमिट की है? 27 अक्टूबर। क्या ये 30 दिन एक्सपायर हो गए हैं? यस। तो अब कब होगा? क्या आप यही बताना चाहते हैं कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो हूबहू ऐसा ही था, बिल्कुल इसी तरीके से बनाया गया था? यस। आंसर पढ़ते हैं। अब जैसे इसके आंसर पढ़ के बहुत ज़्यादा टेंशन में मत आ जाना। देखो उसने सारे स्टेट्स के नाम लिखे हैं, ये ऐसा नहीं करना होता। एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट इस स्टेट के अंदर कितनी है वो बतानी होती है बस आपको, ठीक है। आंसर देखेंगे हम, हालांकि आंसर पढ़ने में इंटरेस्टेड है। फर्स्ट अगस्त पहले वाले केस का आंसर है और दूसरे वाले केस का 5 नवंबर। क्या बात समझ आती है सभी को? ठीक, हम चले आगे 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 आगे। और ये सारी चीज़ें उन्होंने रेप्लिकेट की, समझाया और भी समझाया, और उसके बाद ख़त्म। ठीक है, अब हम किस में आ गए हैं? अब हम किस में आ गए हैं? हाँ जी, मैंने क्या बोला चला रहे हैं? देखने से क्या होता है? देखो क्या है ये? टेस्ट योर नॉलेज। अभी टेस्ट करते हैं, ठीक है। डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द फॉलोइंग केस। आप बस अपने दिमाग में डेट मान के रखिए दोनों ही केस में, फिर मैं आपसे पूछता हूँ अलग अलग बच्चे से अलग अलग डेट। कॉपी बंद कर दो, नाले का आंसर देख रहे हो? 1 मिनट, ठीक है। 1 अगस्त लिख दो फिर बस। तो क्या समय से उसने अप्लाई किया है? क्वेश्चन सही है, घुमाने वाला है, जो लिमिट जो लग रही है वही वाला है, ठीक है। तो उन्होंने कहा एप्लीकेशन दी कब? 20 सितंबर को। और एक्सीड कब किया? 1 सितंबर। क्या ये विदिन 30 डेज है? यस। अब कोई बच्चे बोलेंगे नहीं विदिन 30 डेज नहीं, विदिन 20 डेज है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 1 सितंबर। मेहता जी क्या करते हैं? टेली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर लखनऊ में कब एक्सीड हुआ? 20 लाख का। कब? 25 अक्टूबर को। 27 नवंबर को कर रहे हैं, बट मंथ्स आगे पीछे की है, 25 और 27, डेट भी नहीं बदली। क्या ये बात समझ रहे हैं? इतने लैक ऑफ क्वेश्चन होते हैं उसके पास, उनके पास होते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं। 5 दिसंबर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन अ पर्सन मस्ट हैव अ परमानेंट अकाउंट नंबर। ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था पूरे चैप्टर में। पेन बोलते हैं इसको, ठीक है। इशूड अंडर द इनकम टैक्स स्टेट 1 एक्सेप्शन टू इट। अरे तुम 1 की बात करो, रुक जाओ। ऐसा व्यक्ति जिसका क्या करता है? TDS, वो पेन को ना दे के 10 दे सकता है। ऐसा व्यक्ति जो कौन है? NRTP, वो क्या दे सकता है? वैलिड पासपोर्ट की कॉपी। पासपोर्ट थोड़ी जमा कर देंगे। वैलिड पासपोर्ट की क्या होती है? कॉपी, प्लस उसके साथ क्या? सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। नेक्स्ट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लायर आर लायबल टू गेट। इनमें से कौन से सप्लायर ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हैं?
एजेंट है, सप्लाई कर रहा है गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन, Yes, sir. है. एंड सच एजेंट्स टर्नओवर डज नॉट एक्सीड द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट। इसमें ऐसा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। सेक्शन का नंबर कौन सा है? 23, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। क्या ये बात समझ आती है? कोई दिक्कत है क्या इन क्वेश्चंस में? बिल्कुल भी नहीं, आराम से आएंगे। एक और जुमला सुनो। इनवॉइसेस जो है एजेंट के नाम पे है, क्या कोई इससे दिक्कत है? हाँ दिक्कत है, पढ़ लेते हैं एक बार। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? 4 नहीं था, नालायक, 3rd का ए था। ए ABCD और 1 2 3 अलग होते हैं, है ना? इसमें क्या लिखा है? लायबल या नॉट लायबल? A person making taxable supply of goods and services or both on behalf of other taxable person whether as an agent or not liable for compulsory registration, उसकी बात कर रहे हैं। Even if its aggregate turnover does not exceed the applicable threshold limit in the financial year। तो बोला क्या इसने? अच्छा ऊपर ठीक। वो कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो वैसे लायबल नहीं था ना उसकी लिमिट बढ़ रही थी, दोनों ही केस में अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति जो कि टैक्सेबल पर्सन है उसके बिहाफ पे एजेंट का काम कर रहा है, गुड्स बेच रहा है, तो वो लायबल होगा। सेक्शन कौन से के अंदर? सेक्शन 24 लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और दूसरे के बिहाफ पे। 2-3 कीवर्ड उन्हें चाहिए, बाकी आपकी इंग्लिश नहीं चाहिए उन्हें। क्या ये बात समझ में आती है? तो टू द पॉइंट आंसर लिखना है। 3rd के बाद आते हैं किसमें? 2nd। एक कौन है? आगे पढ़ूं या ना पढ़ूं? अरे नालायको, एक एग्रीकल्चरिस्ट है, पहले पोटैटो उगाता है, उससे चिप्स बनाता है, उसके बाद बेचता है। हु इज ओनली एंगेज्ड, उसकी सिर्फ क्या हुई है अभी तक? सगाई, शादी नहीं हुई। इन द सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड एंड एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड द एप्लीकेशन थ्रेशोल्ड लिमिट। बताइए, देखते ही नहीं है तो सेक्शन कौन सा है? 23। क्या ये बात समझ में? उसमें लिखोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीडिंग द लिमिट, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, प्योर ऑयल्स दिल्ली का has supplied machine oil and high speed diesel in the month of April as per the details given below. Pure oil is not yet। तो हम बताएंगे भाई तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है। हमसे क्या पूछे? डिटरमाइन वेदर प्योर ऑयल इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। देखते हैं। सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल इन दिल्ली, कहाँ का व्यक्ति है? मशीन ऑयल जो है वो गुड्स है, सर्विस? सप्लाई ऑफ हाई डीजल स्पीड इन दिल्ली, सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल मेड इन पंजाब बाय प्योर ऑयल्स फ्रॉम इट्स ब्रांच लोकेटेड इन। इंटर है या इंट्रा है? पंजाब से पंजाब में, तो क्या हुआ? इंट्रा। अब आते हैं एग्रीगेट टर्नओवर पे। 35 लाख। क्या उसे रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन के लिए? नो। क्या ये बात समझ में? लेकिन मान लीजिए मैंने दिल्ली से सामान भेजा पहले पंजाब अपनी ब्रांच में, और अपनी ब्रांच से बोला कि तुम अब प्रोवाइड कर दो, तो इंटरस्टेट हो गया। एक बार इसका आंसर पढ़ते हैं। 4th, रिक्वायर्ड या नॉट रिक्वायर्ड? सारी कहानी उन्होंने बताई। प्योर ऑयल लिमिटेड इज नॉट लायबल टिल अप्रैल, हाउएवर इफ इन द रिमेनिंग मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि अभी तो अप्रैल चल रहा है, आगे की भी कहानी बता दी उसने, इट्स एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट एक्सीड द स्टेट लिमिट देन इट वुड बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। आंसर भी पढ़ना आना चाहिए। आंसर यहाँ है। ये कोई लोग क्या करते हैं, ये आंसर पढ़ते हैं, कहते हैं स्टडी मैट में लिखा हो रजिस्टर्ड है, तो इसका मतलब क्या है? रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है, ठीक है। ये 4th क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं कौन से क्वेश्चन पे? 5th। व्हाट विल बी योर आंसर इफ इन क्वेश्चन नंबर 4th सीरियल नंबर 2nd ऐसे होता है 2nd, प्योर ऑयल सप्लाइज अ हाई स्पीड डीजल इन दिल्ली इन द कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट ऑफ मिक्स्ड ऑयल लिमिटेड, तो एंड वेयर इनवॉइसेस वाज इश्यूड टू कस्टमर प्योर ऑयल्स। बताइए क्या करेंगे? इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर हम उसे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में डाल देंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 6th। एग्जामिन वेदर द सप्लायर ऑफ गुड्स इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। राघव कहाँ का है? असम। पढ़ा है क्वेश्चन कहाँ? एग्जाम पेपर में आया था। इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन द इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स इज एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम असम। शोरूम कितना है? 11, और अनदर शोरूम कहाँ है? त्रिपुरा में। जब भी 2 शोरूम कंबाइन हो गए, एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट का और एक अदर का, तो कौन सी वाली लिमिट लगेगी? रिड्यूस्ड लिमिट ऑफ 10 lakhs। पता है आपको ये वाली चीज? पता है पक्का? ठीक है।
अब देखते हैं क्या इसका एग्रीगेट टर्नओवर बड़ा है, यस 10 लाख से तो ज्यादा ही है। कितने लाख का है टर्नओवर? 44 लाख का। कौन से वाले उसमें रजिस्ट्रेशन लेंगे? दोनों के अंदर, नालायक दोनों के अंदर। किसके? त्रिपुरा में भी और आसाम में। दोनों की लिमिट बता देंगे पहले। आसाम की लिमिट कितनी है? 40। त्रिपुरा की कितनी है? 10। एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट रिड्यूस टू 10 लाख, जो कि एक्सीड कर रही है और दोनों ही स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पुलकित कहाँ का है? पंजिम, गोवा। एक्सक्लूसिवली इंगेज इन द इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ शूज। गोवा कहाँ पर होता है? क्या खत्म करूं? कह रहे जितनी जल्दी हो सके खत्म कर दो, बैकअप खत्म हो। बैकअप को ही खत्म कर दो, थोड़ी सी देर 5 मिनट के अंदर हो जाए। क्या तुम्हें प्याज के साथ साथ भूख भी लग रही थी? इस एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर कितना है? 22 लाख। बताइए फटाफट से क्या करें? क्वेश्चन ही भूल गए थे खाने के चक्कर में। नालायक। नहीं है। क्या जरूरत है? नहीं है, क्योंकि लिमिट कितने की है? 40 लाख की। तो एज पर सेक्शन 22, क्योंकि एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट उससे ज्यादा नहीं हो रही, तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। हर्षित कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कहाँ आता है? 3rd स्टेट में। एक्सक्लूसिव इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ पान मसाला। वाह वाह। तो लिमिट कितनी? 20 लाख। इस एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल 24 लाख। क्या करेंगे? यस। क्या ये बात समझ? क्योंकि एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट कितने की है? 20 लाख। पूरी कहानी समझाएंगे। तुम कहाँ के हो? हिमाचल प्रदेश में। तुम क्या बेच रहे हो? गुड्स। तुम्हें एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख की जगह, पूरे बताएंगे, 20 लाख की जगह 40 लाख देते अगर तुम पान मसाला नहीं देते। बात खत्म। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। 7, एग्जामिन वेदर द सप्लायर इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। अंकित कहाँ का है? आसाम का। एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। क्या जरूरत होगी? यस, क्योंकि कितना होता है? 20 लाख। क्या ये बात समझ में आती है? आगे। संचित कहाँ का है? आसाम। एंगेज इन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ बोथ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज। तो लिमिट कौन सी लगेगी? 20 लाख वाली। और एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है? क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए? यस। क्या जीवन में कोई परेशानी है? नहीं, अभी तक तो नहीं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन? ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। मैंने आपको शायद पहले बताया था जब क्लास शुरू हुई थी, पहली क्लास में, कि आप टैक्स कलेक्ट भी कर सकते हो। आगे बताया तो इसका आप होमवर्क लिख देता हूँ मैं, आप इसका आंसर लिख के लेके आएंगे। स्टडी मेट में आंसर होते ही हैं। कैन अ पर्सन विदाउट जीएसटी रजिस्टर्ड कलेक्ट एंड क्लेम आईटीसी? नो, बेवकूफ है वो। इफ अ पर्सन इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट से कर रहा है, विद द सेम पेन नंबर, कैन ही ऑपरेट विद अ सिंगल रजिस्ट्रेशन? नो। रीजन? क्योंकि जो जीएसटी के अंदर है वो जो रजिस्ट्रेशन है वो पेन बेस्ड प्लस स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है, एंड ईच सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर ईच स्टेट। तो उसे अलग अलग कराना पड़ेगा, तो लिखने पड़ेंगे इस बात को। इसको रीड करिएगा एक बार, है ना। ट्रू फॉल्स एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। कैन अ पर्सन हैविंग मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन अ स्टेट ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच प्लेस ऑफ बिजनेस? यस, उसकी मर्जी है, कर सकता है। कोई अलग अलग वर्टिकल्स है तो कर सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं। इफ देयर इज अ प्रोविजन फॉर अ पर्सन टू गेट हिमसेल्फ वॉलेंटरीली रजिस्टर्ड दो ही मे नॉट बी लायबल टू पे जीएसटी, बताइए क्या ऐसा है? क्या वो लायबल टू पे जीएसटी तो नहीं है, लेकिन वो चाहे तो क्या वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकता है? यस, ऐसे प्रोविजंस हैं। अगर दिमाग खराब है तो कर लो। नेक्स्ट, कैन द डिपार्टमेंट थ्रू द प्रॉपर ऑफिसर सू अ मोटो प्रोसीड टू रजिस्टर अ पर्सन अंडर जीएसटी? बताइए। यस, अगर उन्हें लगता है कि वो खुद से रजिस्ट्रेशन उन्हें होना चाहिए, तो सेक्शन 24 के अंदर यही सारी चीजें कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की बातें की गई। वेदर द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू एनी पर्सन इज परमानेंट? यस, जब तक उसे क्या ना कर लिया जाए, जब तक उसे विड्रॉ या कैंसिलेशन के ऑर्डर ना दे दिए जाए। अनटिल। इसका आंसर शायद मैंने कल पढ़ाया भी था आपको। पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था? एक बार अगर आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया तो वो परमानेंट है जब तक निकाला ना जाए। जैसे आपको अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स कहें कि आप हमारे बच्चे रहेंगे परमानेंट, हाँ, अनटिल यूएन के प्रोविजन में आपको बताऊंगा कि यूएन के प्रोविजन को क्या नेसेसरी होता है रजिस्ट्रेशन लेना, और रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें क्या देना होता है। यूएन के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन अगर वो जीएसटी, यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारे यहाँ पर, लेकिन अगर उनके ऊपर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे तो उन्हें हम वो जो भी चीज़ इंडिया से परचेज कर रहे हैं उनका आईटीसी रिफंड नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें बोलते हैं आप रजिस्ट्रेशन करा लो तो ताकि हम आपको आईटीसी रिफंड कर सकें, क्योंकि आउटपुट पे तो जीएसटी है ही नहीं। रजिस्ट्रेशन कराने में यूएन वालों का फायदा है या इंडिया वालों का? यूएन वालों का फायदा। भाई रजिस्ट्रेशन करा लो, हम आपको आईटीसी दे देंगे, उनको फेवर करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन मेकिंग, ये छोड़ दीजिए आप। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू टू अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट? बता सकते हैं कितना होता है? 90 नहीं बोलते, पीरियड स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन और 90 डेज विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आ जाए अच्छे तरीके से बोल देंगे, और पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, है ना।
व्हाट हैपेंस व्हेन द रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ विलफुल स्टेटमेंट, फ्रॉड और सप्रेशन ऑफ फैक्ट। तो क्या हो जाता है बताइए, फिर कैंसिलेशन के ऑर्डर आ जाएंगे आपके ऊपर और फिर कैंसिलेशन का प्रोविजन समझा देंगे अगर ये ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन हुआ, अदरवाइज बता देंगे कि भाई साहब आपका कैंसिलेशन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? आगे इज देयर एनी, अच्छा ये वाला जो केस है वो किसके अंदर आता है, जब वो वॉलेंट्री बेसिस पे आता है या सुओ मोटू वाला है? ये प्रॉपर ऑफिसर का सुओ मोटू वाला केस है। बच्चे के आंसर की क्वालिटी चेक की जाएगी कि उसने समझ पाया कि केस कहां पर है। ठीक है, क्या चीज? वट कुड बी द लाइबिलिटीज इन सो फार रजिस्ट्रेशन इज कंसर्न ऑन ट्रांसफर ऑफ अ बिजनेस। ये भी नहीं करना, मैं आप क्रॉस लगा रहा हूं जो आपको नहीं करने हैं अभी, है ना? नो, कोई सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं है, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन विल द एसएससी हैव डिक्लेयर ऑल हिज प्लेसेस ऑफ बिजनेस। क्या उसे प्लेसेस ऑफ बिजनेस बताने पड़ेंगे? यस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, जिस पे क्रॉस लगाया बस वही नहीं करना है आपको, बाकी सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, डज कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इम्पोज एनी ऑब्लिगेशन ऑन द पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज सो कैंसल्ड? आंसर इज यस। कैंसिलेशन के समय पर आपकी जो भी जीएसटी लाइबिलिटी, पेंडिंग ड्यू, पेनल्टीज वगैरह जो भी हैं वो सभी पे करनी होती है। इनकी रीडिंग एक बार कर लीजिएगा और कॉपी में भी लिख लीजिएगा। क्या ये बात समझ में आती है? जिस तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने दिखा दिए। एग्जाम के क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, अब टेस्ट के क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको कल, तो आप अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। यस सर। दिमाग अच्छे तरीके से बिल्कुल लगा लेना। स्टेट वगैरह में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा करूंगा, आपको नहीं होनी चाहिए। अपने आंसर पर डटे रहना। क्या ये बात समझ आती है? पक्का उसे बंद कर दीजिए। धन्यवाद।